यानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जो है मौत, उससे बेखबर नहीं है। तो पुरानी दिल्ली अब एक जाल बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि एक पंछी की तरह आज़ाद होकर पूरी दुनिया का सफ़र करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। उर्दू के जो लहजे हैं उसमें से एक लहजा जो है दिल्ली दहलवी उर्दू का, वो करखंदारी ज़बान भी थी। चांदनी चौक का सबसे बड़ा कमाल ये है कि एक रास्ते पर पूरा हिंदुस्तान आबाद। आप दाखिल होते हैं, जैन मंदिर है, उसके बाद गौरी शंकर का मंदिर है, आगे बढ़ते हैं सीधे हाथ पे दिल्ली का जो जो चंद पुराने चर्च हैं, उसमें सेंट बैप्टिस्ट चर्च सीधे हाथ पर है। आगे बढ़ते हैं, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे से मिली हुई मस्जिद है, फिर आगे जैनियों की धर्मशाला है, फिर फतेहपुरी मस्जिद है और मस्जिदें हैं। तो आप देखें, पूरा हिंदुस्तान चांदनी चौक में आबाद कर रखा है हमने। नज़र ना लगे, दुआ कीजिए इसकी। इनसे कैसे मुलाकात हुई थी हाशमी साहब से? मुझे बचपन से ख्वाब आते थे इनके एक बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स जो है, उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी। एक तस्वीर उभरती थी ख्वाब में। पुरानी दिल्ली वैसे तो सेलिब्रेशन है, अपने आप में एक त्यौहार है। यानी यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियाँ तलाश करने का हुनर जानते हैं। लेकिन अब आकर ये एहसास होता है कि साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ लोग, उन्हें तलाश करना आसान नहीं रहा। बहुत सारे मसाइल हैं, ख़ासकर जो पॉपुलेशन है वो भी एक बड़ा मसला है। और अब जाकर एक एंजाइटी डेवलप होने लगी है पुरानी दिल्ली के ताल्लुक़ से। बावजूद इसके मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ पुरानी दिल्ली से, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन दिमाग बार बार कहता है कि अगर नहीं छोड़ा तो आने वाली जो नस्ल है वो उन परेशानियों में शिकार हो जाएगी जिसका अनस फैज़ी तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मतलब आपका जो रोमांटिसाइजेशन है पुरानी दिल्ली को लेके है, उसको आप पूरी तरह ध्वस्त कर रहे हैं। हाँ, मुझे खुद करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, यहाँ लाइफ को सेलिब्रेट करना जानते हैं लोग। लाइफ की सबसे बड़ी हकीकत जो है, यानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जो है मौत, उससे बेखबर नहीं है यहाँ के लोग। बड़ी से बड़ी बुलंदी और पॉपुलैरिटी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मालूम है जिसने दिया है तन को, देगा वही कफन को। घर में नहीं कत्था, पान खाए अलबत्ता, है ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। यानी जैसी ज़िंदगी है उसे सेलिब्रेट करना है। लाखों करोड़ों कमा लेंगे तो क्या करेंगे, मिट्टी में जाना है। कुछ नहीं करेंगे तो क्या करना है, मिट्टी में जाना है। तो ये एक आम रवैया है, हालांकि तब्दीली आई है इसके अंदर भी। तो सेलिब्रेशन तो है, लेकिन अगर आप ज़रा संजीदगी के साथ ख़ुद को और ख़ुद की ज़िंदगी को सोचना शुरू करें तो पुरानी दिल्ली अब एक जाल बन चुका है। यहाँ पानी ख़राब है, हवा ख़राब है, लोग ख़राब हैं, और जिन लोगों के पास ज़िम्मेदारी है इस शहर को बेहतर बनाने की, वो बेखबर हैं। उन्हें कोई इलाका नहीं है कि वो इसकी डेवलपमेंट के लिए काम करें, या शायद उन्हें मालूम ही नहीं है कि चीज़ों को डेवलप किस तरह से किया जा सकता है। उनके पास बेसिक जिम्मेदारियां हैं कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा, कल तक आ जाएगा। सड़क ख़राब नहीं है, एक पट्टी और डाल देंगे, ठीक। तो मुझे लगता है वो अप्रोच वो नहीं है शायद। स्कूलों के हालात भी आप देख सकते हैं, हर सतह पर कहीं ना कुछ मिसिंग है। तो आप पेशे से शायर भी हैं, तो आपकी जो शायरी है वो पुरानी दिल्ली की जो लाइफ है, जो यहाँ का हिस्ट्री है, उससे कहीं ना कहीं क्या कनेक्टेड है या प्रेरित होती है? पुरानी दिल्ली की हिस्ट्री से तो कनेक्टेड नहीं है, शायर कनेक्टेड है पूरी तरह से। लेकिन उसकी शायरी में जो मसाइल हैं रोज़मर्रा के भी, या सियासी और समाजी जो मसाइल हैं, इशूज़ हैं, उस पर बात हो जाती है कभी कभी।
इरादे के साथ नहीं होती, लेकिन हाँ चूँकि मैं सरवाइव कर रहा हूँ इस ज़िंदगी में, वो दिल्ली की ज़िंदगी भी है, दिल्ली के बाहर की ज़िंदगी भी है, तो चूँकि मैं सरवाइव कर रहा हूँ तो वो मेरी शायरी में वो चीज़ें आनी हैं। क्योंकि मैं तंज़ुमिदा यानी ह्यूमर एंड सटायर मेरी शायरी का एक ख़ासा है, एक पहचान है, तो वो चीज़ें तो आती हैं खुद ब खुद। तो जैसे यहाँ पे करखनदारी एक ज़बान है यहाँ की, मतलब बड़ी फेमस है एक तरीके से, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, वो क्या है दारी के बारे में आप? करखनदारी एक ऐसी ज़बान है जो पुरानी दिल्ली के करखनदार बोला करते थे, और उसका अपना एक अंदाज़ था बात करने का, एक लहजा था, अपना एक डिक्शन था। यानी उसे ये भी कह सकते हैं कि उर्दू के जो लहजे हैं उसमें से एक लहजा जो है दहलवी उर्दू का, वो करखनदारी ज़बान भी थी। तो मैं उसे बहुत कामयाबी के साथ तो नहीं बोल सकता, ना वो डिक्शन मेरे पास, लेकिन हाँ उसके असरात जो है करखनदारी के वो रोज़मर्रा में नज़र आ जाते हैं कुछ कुछ। तो भाई मैंने तो पहले कह दिया था तुम सुनते ही नहीं हो, वो भाई वहाँ खड़े हुए क्या कर रहे थे, तुम्हें दिखता नहीं है, विसने तो कह दिया था। कुछ कुछ इस तरीके से वो अंदाज है और उसका मज़ा है। लेकिन एक हालांकि बाद में ये हुआ कि करखनदारी में, क्योंकि माइग्रेशन तो शहर का मिजाज होता है, शहर तो बनते ही माइग्रेशन के साथ हैं। दिल्ली के बाहर से जो मजदूर आए उन्होंने यहाँ के कारखानों में काम किया, तो वो भी अपनी एक ज़बान लेकर आए, तो उसके असरात भी करखनदारी पे पड़े, कुछ नई चीज़ें डेवलप हुई, जो एक फितरी अमल था वो हुआ। लेकिन मज़ेदार ज़बान है। जाहिर है उर्दू जो पूरे हिंदुस्तान में, और जो हमारी हिंदुस्तानी फिल्में ख़ासकर, उसमें जो लहजा बोला जाता है वो दहलवी लहजा है, वो मुंबई का लहजा नहीं है हिंदी फिल्मों में, है ना। मराठी असरात वाली ज़बान नहीं बोली जाती, वो वही लहजा है जो दिल्ली का लहजा है, जो टकसाली ज़बान जिसे हम कह सकते हैं। तो दिल्ली की ज़बान तो हम सब जानते हैं, गालिब की ज़बान, दाग की ज़बान, मीर की ज़बान, मोमिन की ज़बान, एक पूरा सिलसिला है। तो वो तो एक बड़ी रिच ज़बान है। शहर तो हमारा जाहिर है कि बहुत खूबसूरत रहा है, और जब कभी हम यहाँ की माजी की, यहाँ के इतिहास की बात करते हैं तो बड़ा फ़ख्र होता है कि इन्हीं गलियों में गालिब घूमा करते थे। दाग की गली है ये मोमिन का मोहल्ला है, ये फला साहब यहाँ रहते थे, यहाँ पंडित ब्रिज नारायण दत्तात्रेय ये कैफ़ी रहते थे, यहाँ गुलजार देहलवी रहते थे। लेकिन यहाँ तक सही है। उसके बाद जो आज की ज़िंदगी के मसाइल हैं वो तो आप सड़क पे चल के देख लें, आप गली मोहल्लों के हालात देख लें, यूथ क्या काम कर रहा है, किस तरह किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो भी आप देख लें। बदतरीन हालात नहीं है एजुकेशन के मामले में, रेट ऑफ लिटरेसी जो है वो इंक्रीज़ ही हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि भीड़ ज़्यादा है तो वो लोग भी आपको नज़र आ जाएंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे शायद। तो चीज़ें ख़राब ही हुई है और बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। और एक बड़ा तबका जो रह रहा है ख़ासकर, वो सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न है उनका, कि उन्हें लगता है कि ये अपना मोहल्ला है, अपने लोग हैं। तो चूँकि आपको हैरानी होगी, क्रिमिनल राइट्स नहीं हुए बड़े लेवल के कभी, छोटी मोटी चीज़ें खबर सुनने के बाद वो हुई वहीं ख़त्म हो गई। तो बड़े कम्युनल राइट्स जो हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स तो नहीं देखे यहाँ पर। सिख राइट्स हुए थे, जो सिखों के साथ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, उस पर सबने देखा। पार्टीशन के वक्त जो कुछ हुआ था वो सबके सामने है। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो दो बड़ी मेजर कम्युनिटीज़ हैं, उनके दरमियान कोई बड़ा क्लैश नहीं हुआ। इसकी क्या वजह आप देखते हैं ये क्लैश ना होने की? मजबूरी है, सरवाइव उन्हीं मोहल्लों में करना है। मतलब बावजूद उसके अगर कुछ मोहल्ले अलग अलग भी हैं, लेकिन वो कनेक्टेड हैं, उनके कारोबार कनेक्टेड हैं, उनकी ज़िंदगी कनेक्टेड है। फसाद या राइट्स आमतौर पे तो लोकल नहीं कराते। लोकल में कुछ लोग ज़रूर होते होंगे जो उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन लोकल नहीं चाहता कि उसके गली मोहल्ले में अशांति फैले, है ना, झगड़े हों, फसाद हों, पुलिस बैठे उन मोहल्लों में आके, लोकल नहीं चाहते। ये तो वही फोर्सेस है जो बाहरी फोर्सेस होती हैं हमेशा, तो वही चाहती भी हैं झगड़ा हो ताकि उनका फ़ायदा हो इस झगड़े से। तो पुरानी दिल्ली बहुत
बहुत कनेक्टेड लोग हैं एक दूसरे से, राम राम रहती है सबकी, एक दूसरे से सलाम रहता है। अब जाके चीज़ें शायद बदलने लगी है या बदल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग तो हैं जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, जो हिंदुस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, जो ये जानते हैं कि अगर घर में झगड़ा हो भाइयों में तो घर तरक्की नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और जो लड़ना चाहते हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि एक आध इंसान को उठा के बाहर फेंका जा सकता है, पूरी कौमों को अलग नहीं किया जा सकता आपस में। सागर खयामी एक बड़े शायर गुजरे तंज़ो मिज़ा की उर्दू शायरी के, जब वो पाकिस्तान गए तो उनकी वीज़ा ज़्यादा दिन की थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द वापस आने की बात कही कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। तो वहाँ के ज़िम्मेदार परेशान हो गए, कन्वीनर हजरात, क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रही, आप इतनी जल्दी कोई शिकायत है तो हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दिन से मंदिर नहीं देखे और बहुत दिन से मैं अपने हिंदू भाइयों से नहीं मिला। तो उन्हें बहरहाल पाकिस्तान के जो हिंदूज हैं, वहाँ की जो मंदिर हैं, उनसे मिलवाया गया। तो वो बोले कि नहीं, ये लग नहीं रहा है हिंदू जैसे, ज़ाहिर इलाका और ज़बान तो वही है ना। ये सबसे बड़ा बैरियर तो दुनिया में लैंग्वेज का हो सकता है, अगर हो सकता है तो, उससे बड़ा बैरियर नहीं। मज़हब तो दिखावे का मामला है। तो वो वापस आ गए कि उन्हें हिंदू देखने थे। तो ये हिंदुस्तान है। मैं भी नहीं रह सकता ऐसे किसी माशरे में जहाँ वो लोग ना हो जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, जहाँ मंदिर ना हो, गिरजाघर, गुरुद्वारा ना हो। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है दुनिया में कि इंसान इंसान से मुलाकात नहीं कर सकता, वो उससे चाहकर भी मिल नहीं सकता, क्योंकि बीच में सरहद है। और दो देशों की सरकारें जो हैं उनके बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। क्या किसी भी देश में सब लोग अच्छे होते हैं? जाहिर है नहीं। क्या किसी भी देश में सब लोग बुरे होते हैं? जाहिर है नहीं होते। तो बुरे लोग तो सेलिब्रेट करते रहते हैं, इधर भी उधर भी। अच्छे लोग दोनों जगह परेशान हैं, सरहद के इस तरफ भी, सरहद के उस तरफ भी। दुनिया किसने बनाई? मैं आप सबसे सवाल करता हूँ। दुनिया बनाई उसने, उस मालिक ने, जिसे आप खुदा, भगवान, गॉड, ईश्वर, जिस भी नाम से जानते हैं, मानते हैं। यानी ये यकीन तो है कि उसे बनाने वाला कोई है, एक बड़ी ताकत। उसने दुनिया गोल बनाई, चांद सितारे। लेकिन दुनिया में जो लकीरें खींची गई कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा, ये देश है, ये फला देश है, वो इंसानों ने खींची। मुझे बताइए कि मैं इंसानों की मानूं या इंसानों के बनाने वाले की मानूं? मैं चाहता हूं कि एक पंछी की तरह आज़ाद होकर पूरी दुनिया का सफ़र करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बाउंड्रीज हैं, पाबंदियां हैं। तो मैं सोचता हूं कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी मौत होगी, मेरी रूह को, आत्मा को निकाल लिया जाएगा, तो उस वक्त शायद किसी तरह की पाबंदियां नहीं होंगी। फरिश्ते मुझे ऊपर लेके जा रहे होंगे तो मैं उनसे कहूँगा कुछ देर रुक जाओ, मैं आज़ादी के साथ इस दुनिया का सफ़र करना चाहता हूँ। मैं आज़ादी के साथ पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ, आज़ादी के साथ अमेरिका, यूएई, लंदन, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगह जाना चाहता हूँ। तो ये ख्वाहिश मुझे मालूम है मेरे मरने के बाद पूरी होगी, इस ज़िंदगी में तो नहीं हो सकती। तो मैं तो सोचता हूँ कि अपने बच्चों को के बारे में बहुत कंसर्न रहता हूँ कि उनकी परवरिश मैं किस तरह से कर सकूँगा, उन्हें मैं क्या माहौल दे रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। मरने का इंतज़ार है, उसके बाद पूरी दुनिया घूमेंगे बिना किसी पाबंदी के, कोई सरकार नहीं रोक सकती, पक्का।